उसे भूगोल में रहना है तो आतंकवाद को रोके। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार ऐसा करेंगे कि 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ जाए। आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा। भारतीय सेना ने आज देश के सामने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, यानी पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी जो वार्निंग है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। जवानों से कहा कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए। अगर भगवान वाहेगुरु और परवरदिगार चाहेंगे तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। बताइए, जिस वक्त पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी वक्त भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर ये बयान दिया है। कहा है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय जल्दी आ सकता है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया है जो उड़े ही नहीं थे। जंग के 150 दिन बाद मज़हका खेज दावा कर दिया कि भारतीय फिजाइये ने पाकिस्तान के J-17 और F-16 तैयारे तबाह किए। भारत के नुकसान से मुतालिक सवाल पर चुप लग गई। कहने लगे, इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। ढिठाई से बोले, भारत की तैयारी गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाए। अगर पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान आया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान सोचे कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। साहब ने एक स्टेटमेंट जो दिया है जिसका काफी जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो एयर चीफ है उन्होंने भी कह दिया है कि जी उन्होंने भी कोई जहाज गिराने की बात कर दी है। जो हमारे यहाँ एक खलबली सी मच गई है। आप जो गुजरात जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, सर क्रीक से दूर रहिए है और जो आप वहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं काइंडली वो ना करिए, नहीं तो जो ऑपरेशन 2.0 है वो लॉन्च हो सकता है दोबारा 2026 में भी अगर देखा जाए तो ये जो टेंशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कब तक आखिर हम लोगों को नजर आएंगी? क्या कभी पाकिस्तान और इंडिया अमन की बात भी करेंगे? एक टेबल टॉक होती है हम लोगों को दिखाई देगी और जितने भी इनके मसले मसाइल हैं क्या सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे, या वाकई ही एक बार फिर से जो इंडो पाक वॉर है वो हमें दोबारा से होती हुई दिखाई देगी? और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपना एनालिसिस किया था, तज्जिया किया था कि मे भी इंडिया पाकिस्तान एक और वॉर के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं अगर यही सूरत हाल रही। अभी फिर आपका ये जो 5 हमला है हमारे ऊपर, ये 5 नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम गजनी की औलाद हैं, हम गौरी की औलाद हैं, हम बिन कासिम की औलाद हैं। भारत के दरमियान ये जो जंग बंदी है, क्या ये ऐसे ही रहेगी या मजीद आपको लगता है कि ये एक्सकेलेट कर सकते हैं? की समस्या ये है ना कि वो इंडिया को या तो समझना नहीं चाहते या मतलब उनको ट्रेन ही किया गया है कि वो हर चीज का गलत मतलब निकालें। देखिए, ये कंडीशन बार बार इंडिया कह रहा है, इफ अगर पाकिस्तान सर क्रीक के ऊपर अगर कोई ऐसा प्लान बनाता है तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा? भाई, हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। चीखें तो आपने सुन ली होंगी, कैसे यही कर रहे हैं। वो एस्केलेशन कर रहा है, जितनी उसकी ट्रुप मूवमेंट हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, जितना वो इजराइल से और इक्विपमेंट ले रहे हैं, ड्रोन्स ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, S-400 S-500 भी लेना चाह रहे हैं। फौज का 78 साल से पाकिस्तान पे कब्जा अपनी जगह और आसिम मुनीर जो हमारे लिए खतरा बन गया है वो अपनी। आर्मी चीफ ने जवानों से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। आर्मी चीफ ने यह बयान पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर दिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा था, अब की बार ऐसा संयम नहीं रखा जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। आसिम मुनीर
और उसका इस ओहदे पे बैठे रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। शहबाज शरीफ किसी भी तरह का सबूत दिखा दें, अगर ये सबूत दे दें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, मैं सारी जिंदगी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की गुलामी करूंगा। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने भी एक धमाकेदार बयान दे दिया। एपी सिंह ने बताया कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 12 विमान मार गिराए थे। इनमें से करीब 10 फाइटर जेट्स थे, जिनमें मेड इन अमेरिका F-16 और मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान शामिल थे। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज हैं। क्या एक्सेप्ट कर ले? आप क्या ये भी पढ़ाएंगे कि हम बन गए, ये हिंदू हमको मानते नहीं है, हदस रखते हैं? तो ये जानबूझ करके अगर डरना ही है सिर्फ कि जस्ट पिन पॉइंट करो जो कि हमें डरा करके रखे, तो फिर ऐसी देश का क्या फायदा, ऐसे न्यूक्लियर वेपन का क्या फायदा जो आप जिससे डर ही रहे हो भैया। पाकिस्तान बन गया, पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया, ओह अब हमें इंडिया से डर लग रहा है। अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो? तो प्लीज राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में जो एयर चीफ है उन्होंने फिर 10 जहाज गिराने की बात कर दी। हमारे यहाँ कभी हम भी सर, कभी 5, कभी 6, कभी 7। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैंने कहीं क्लिप देखी थी, एक में वो 5 बता रहे थे, एक में 6 बता रहे थे, फिर एक में 7 बता रहे थे। तो मुझे समझ नहीं लग रही। आइडेंटिटी भारत विरोध की बना दी है, हिंदू एनिमी की बना दी है। क्यों है? आप लोग बोलते हैं ये हमारा एनिमी है, अवध से थे, अवध कैसे हिंदू आपका एनिमी हो गया? आप हमारे में से कन्वर्ट होकर के बने, हम आपके एनिमी हो गए। देखिए ये सब डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं। जब तक डॉक्ट्रिनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को और आइडेंटिटी से ज्यादा नॉलेज क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसका रास्ता बंदूक है ही नहीं, इसका रास्ता किताब और फिलोसोफर्स हैं। someone who can explain things in a coherent manner, जो लोगों के बात समझ में आए। जानबूझ के लोगों को गुमराह रखना, जानबूझ के लोगों में प्रोपोगेंडा और झूठ फैलाना 80 साल तक, मतलब ये तो मैं पाकिस्तान के डॉन में एक बार सुन रहा था कि पिन खोद खोद के झूठी बातें डाल डाल के आपने एक माइंडसेट बना दिया है जो लोग समझते भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है, उनको पता ही नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कश्मीर में ये नहीं समझते कि कश्मीर में जो मुद्दा वो रिलीजन की वजह से वो, जबकि वो ये कहेंगे कि कश्मीर के मुसलमानों को इंडिया मार रहा है, लेकिन आप बोलिए कि इस मुद्दे का पूरा जड़ में रिलीजन है, तो कहते हैं भाई रिलीजन का इससे क्या लेना देना है। तो बात ये है ना कि जानबूझ के मुझे लगता है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया जो है वो मैटर को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहती, वो इसको कंफ्यूज्ड, कन्वर्टेड और जिसे कह लीजिए क्योटिक रखना चाहती है, ताकि जनता जो है वो इन्हीं बातों से डरी रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों की बैठकों में भारत भी उस ऊंचाई पर बैठा हो जहां से सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया का खेल पलटा जा सकता है, तो कैसा नजारा होगा? और है जो वर्ल्ड के 5 परमानेंट मेंबर्स जिसको P5 बोला जाता है उनके पास है, और ये पिछले 80 सालों से उस पावर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। वो क्या है? ये तो तस्वीर अफ्रीका के कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका है, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सब ने बोल दिया वो भारत के साथ खड़े हैं। इवन यूरोप भी हमारे साथ खड़ा है। ऑपोजिशन आ रही है तो सिर्फ एक कंट्री के साथ। क्या आप वो गैस कर सकते हैं कौन सी कंट्री है? लिख देना नाम मेरे बोलने से पहले। कंट्री आपको लगेगा पाकिस्तान होगा, वो इररिलेवेंट है पूरी दुनिया में, उसको कोई सुनता नहीं है। तुर्की है, वो सिर्फ नॉइस क्रिएट कर सकता है, किसी की ना उसकी कोई सुनता है ना ही उसकी कोई वॉइस है, सिर्फ नॉइस है। चाइना हमारे साथ खड़ा है, सरप्राइजिंगली वो भारत को सपोर्ट कर रहा है। कौन है वो? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारी जो राइज है वो तंग कर रही है अमेरिका के अंदर जो एलीट्स हैं, जो वहां पर ग्लोबलिस्ट हैं, जो वहां पर डीप स्टेट है। क्या ये कोई आम संगठन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसका काम है वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना, देशों के बीच विवाद सुलझाना और अगर जरूरत पड़े तो किसी देश पर आर्थिक,
राजनीतिक और यहां तक कि सैन्य कार्रवाई तक की मंजूरी देना। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह संगठन तय करता है कि दुनिया का बॉस कौन है और किस देश की औकात कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की विशालकाय बैठक हो रही है। मेज पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बैठे हैं और अचानक भारत भी उसी पंक्ति में एक नई ताकत के रूप में उभरकर सामने आता है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सारी निगाहें भारत की ओर टिक जाती हैं और जैसे ही भारत कहता है ना, पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वो सपना है जो आज करोड़ों भारतीयों की आंखों में जलता है और जिसका नाम है वीटो पावर। यह वही शक्ति है जिसे पाकर कोई समल किताब मुस्के साथ भी देश संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी टेबल पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। ये वो है कि ये समझ रहे हैं, इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ है और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोल लो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे। यूएनएसएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य, यानी 5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और इन 5 के पास है सबसे घातक हथियार, वीटो पावर। अब वीटो पावर होती क्या है? सीधी सी बात, अगर दुनिया का सबसे बड़ा फैसला भी हो रहा हो और इन 5 में से कोई एक भी ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। मतलब सारी दुनिया चाहे हां कहे, लेकिन अगर एक ने ना कर दिया तो मामला खत्म। यही वीटो पावर भारत चाहता है। दैट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो हमारे काम आया। हमने ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर देखिए, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखिए, $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है, तो उसको इस्तेमाल करना। और फिर इंडिया की ये भी एक होती है कि अगर इंडिया ने ले लिया तो पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया ने ले लिया है तो फिर ये पाकिस्तान नहीं ले सकता। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि दैट वाज, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं और इंडिया और चाइना जो हैं, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं, मैनेज कर लेंगे। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, समझ रहे हैं। 50s में इस पावर को हमें दिया गया था, लेकिन मोहम्मद लहड़ू जो ब्रिटिश लड़कियों की जो स्कर्ट के अंदर जो लहरें होती थी उसके अंदर वो बहते रहे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सीट को मना कर दिया। अब भारत ने कुछ चेंज करने की ठान ली है। कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं जयशंकर जी की तरफ से। उन्होंने बोल दिया, पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस अब रिडंडेंट हो रहा है और ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसको, यानी कि दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। और हो सकता है कि मोदी जी यूनाइटेड नेशंस की जो ये मेंबरशिप है उसे छोड़ दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परमानेंट सीट हमें देने को तैयार नहीं है और हमारे हर मामले में ये वीटो पावर यूज कर लेते हैं। आप उस कंट्री का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे जो हमारी इस परमानेंट मेंबरशिप को रुकवा रहा है। आपके दिमाग में होगा वो तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है। वेट कीजिए, नाम देने वाला हूं जो इस बार जयशंकर जी ने नाम लेकर बोला है। अब जयशंकर जी ने बोला क्या, मोदी जी का इंडिकेशन क्या था? पहली बात ये, भारत अपना खुद का यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहा है। उन्होंने बोला कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लीड करता है। ये सारे वो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि ब्रांडेड लाइन के नीचे आते हैं। कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये सब भारत के पीछे खड़े हैं। जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर कि यूएन यूनाइटेड नेशंस एक स्टेट ऑफ क्राइसिस के अंदर है। दूसरा, वो इररेलेवेंट
होता जा रहा है दुनिया में, और उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एलीट नेशंस है, जिसको वेस्ट नेशंस बोला जाता है, सिर्फ इन्हीं की आवाज सुनी जाती है, और ग्लोबल साउथ इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इन्हें इग्नोर किया जाता है, जिसके अंदर भारत है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया की बाकी की कंट्रीज हैं, इनकी आवाज सुनाई देती ही नहीं है किसी को। और भारत ने इस सब को चेंज करने का वो प्लान कर लिया, लेकिन शुरुआत आपको लगे अभी करी है, तो आंसर है नहीं। जब कोविड-19 हुआ था, जब ये वेल्दी कंट्रीज वेस्ट के अंदर जब बॉडी बैग्स क्रिएट हो रहे थे, भारत ने एक्शन लिया, अपनी खुद की मेडिसिन डेवलप करी, और हमने सबसे पहले जो मेडिसिन है वो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में वहां भेजी, अपने लोगों को बचाने के बाद। और ये सब कुछ किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वेस्ट की तरह नहीं है जो बोलते हैं कि हम आपको एड भेज रहे हैं, और एड भेजते भेजते एड्स भेज देते हैं। उसने पब्लिकली भारत को थैंक्स भी किया है। उन्होंने क्या बोला कि भारत एक रियल लीडर है, मोदी ट्रू स्टेट्समैन है, और वेस्ट जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है, और अगर हेल्प करेगा तो उसको अपने कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करता है। और यही जो हमारी पावर है, ये दुनिया ने देखना शुरू कर दिया, यही हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। रिजल्ट ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। So point